Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, congratulations to all of you on being promoted in second year classes. I know that this is very good news for you कि आप लोग अब सेकेंड ईयर क्लासेस में प्रमोट हो चुके हैं, और जहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, वहाँ पर साथ में ये पॉइंट आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि अब आप लोगों के ऊपर जो है वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स ही आपकी फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स को डिटरमाइन करेंगे। तो लिहाजा जितने मार्क्स आप सेकेंड ईयर में लेंगे उतने ही मार्क्स आपके फ़र्स्ट ईयर के उस रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे और उसका टोटल रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तो इसलिए ये अब आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था और ना ही कंसंट्रेशन से वहाँ पर स्टडीज़ की थी। तो लिहाजा आई रिपीट कि अब आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत करें और प्रूव करें अपने आप को और अपने पेरेंट्स के और अपने इर्द गिर्द लोगों के जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जो चाहते हैं कि आप कुछ बने, आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में जो आज का लेक्चर है जस्ट सेकेंड ईयर फुल बुक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इस लेक्चर में ओवरऑल देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो टोटल कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, और शॉर्टली आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, और उसके अलावा उन चैप्टर्स में हम डिस्कस क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम शॉर्टली यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बात बताते चलें कि आपके सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में 14 चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट 14 से आगे 15 एंड 27 तक आप लोगों की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें 27 तक चैप्टर्स मौजूद हैं। अब इन चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले वही आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं अपने फुल बुक इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक में टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 13 हैं, और ये भी याद रखें कि आपका सेकेंड ईयर का जो पेपर है ये टोटल 85 मार्क्स का है, और इसका पैटर्न सेम है जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में पैटर्न था। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस। अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते चलें आप लोगों को। होमियोस्टैसिस एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है आप लोगों की बॉडी में, बल्कि तमाम जानदारों की बॉडी में, जो कि जानदार की बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या बात बताई है कि एक ऐसा सिस्टम है होमियोस्टैसिस जो कि जानदारों की बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी में सोल्यूट कंसंट्रेशन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल और तमाम वो इंटरनल कंडीशंस जो कि बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। ये था इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आप लोग जानते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, और उसके अलावा वाटर लेवल आ जाता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन आ जाती है, ये मुसलसल तब्दील होता रहता है। मुसलसल क्या होता रहता है? चेंज। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल दूँगा। आप सिर्फ टेम्परेचर को लें, आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुसलसल टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
सर्दियों में ये 10 चला जाता है, 5 चला जाता है और सम टाइम माइनस में भी चला जाता है। और गर्मियों में ये टेम्परेचर जो है 40, 45, 50 तक पहुंच जाता है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये गौर किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों है? जस्ट सिंपली आपके ज़हन में रखें कि क्योंकि हमारी बॉडी में क्या मौजूद है? होम्योस्टैसिस सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारी बॉडी में इस टेम्परेचर को और बाकी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। तो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान के अंदर भी होम्योस्टैसिस सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16। नाम क्या है जी इसका? स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो 16 चैप्टर का नाम क्या है जी? स्पोर्ट एंड मूवमेंट। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। स्पोर्ट किसे कहते हैं? सहारे को। और मूवमेंट किसे कहते हैं? हरकत को। आप जानते हैं कि किसी भी जानदार की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम ह्यूमन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो सपोर्ट, जो हमारे जिस्म को सहारा देता है, वो कौन सा मटेरियल है? बोन्स। कौन सा मटेरियल है? बोन्स। अब बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में क्या मौजूद है? मसल्स। तो ये दोनों चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जानदारों में, मतलब मैंने तो यहाँ जस्ट ह्यूमन की एग्जांपल दी है, लेकिन जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम इन डिटेल देखेंगे कि बाकी जानवरों में और पौधों में सपोर्ट किस तरह से परफॉर्म होती है और किस तरह से पौधे और बाकी जानवर मूवमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह इन डिटेल इस चैप्टर में सपोर्ट और मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 17। 17 नाम क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक जानदार की बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करती है। सिंपली देखें, इस वक्त मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं। और ये सारे फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं? एक कोऑर्डिनेट वे में। और डेफिनेटली जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई मैनेजर मौजूद होता है बॉडी में, जो कि इस तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है? मैं वही अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म हो रही हैं, इनको कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। और ब्रेन डायरेक्शन भेजता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस शो करती है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। नाम क्या है जी इसका? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक री और एक का मतलब, और सॉरी दूसरा कौन सा है? प्रोडक्शन। री मीन होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन क्या है? पैदा होना या प्रोड्यूस होना। तो चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम रिप्रोडक्शन है, इसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जानदार अपनी नई औलाद को पैदा करते हैं। और इन डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 का नाम क्या है? ग्रोथ एंड मूवमेंट।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर नंबर 19 में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस परफॉर्म होता है और किस तरह से एनिमल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट होती हैं। ग्रोथ क्या होता है जी, मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जानदार के साइज़ में इजाफ़ा जो कि दोबारा कम ना हो सके। जिस तरह आप इस वक्त जिस प्रेजेंट कंडीशन में मौजूद हैं ये आपकी ग्रोथ है, अब दोबारा से छोटे नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ क्या डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ के साथ यानी कि किस तरह से एक जानदार मुकम्मल डेवलप्ड होकर एक अडल्ट जानदार में कन्वर्ट होता है, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। सो इन डिटेल इस चैप्टर में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 20। नाम क्या है जी इसका, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए ये दोनों ही एक्चुअली क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 में, क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में, कि क्रोमोसोम्स और डीएनए का शेप कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका बॉडी में फंक्शन क्या है। वैसे शॉर्टली मैं बताता चलूँ कि ये एक्चुअली हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है जो कि खसूसियात यानी कि इंफॉर्मेशन को माँ बाप से औलाद में मुंतकिल करता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 20। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 21। इसका नाम है सेल साइकिल। सेल क्या है जी, यूनिट ऑफ लाइफ, और साइकिल ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक ऑर्गेनिज़म या हम ह्यूमन की बात करें, हमारी बॉडी में मुसलसल सेल्स की फॉर्मेशन होती है और ओल्डर सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ होती है। तो सेल साइकिल में हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बताता चलो आपको कि सेल साइकिल में हम सेल डिवीज़न यानी कि नए सेल्स बनने के प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास दो हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस में पैदा होने वाली ख़राबियाँ और उनकी वजह से बॉडी के अंदर पैदा होने वाली डिजीज़ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 में। नाम क्या है इसका, सेल साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 22। अगर हम 22 की बात करें, चैप्टर नंबर 22 का नाम क्या है जी, इसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स याद रखें कि वेरिएशंस किसे कहते हैं, तगय्युरात या चेंजेस या जिसे तब्दीलियाँ कहते हैं, और जेनेटिक्स क्या है जिसमें हम विरासत का मुताला करते हैं, जीन्स का या हेरिडिटरी मटेरियल का मुताला करते हैं कि किस तरह से और अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब एक जानदार से नए जानदार पैदा होते हैं उनमें किस तरह से वेरिएशन आती हैं। मिसाल के तौर पर हम देखें कि इंसान जो है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर तो एक है लेकिन इन सब की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये शक्लें मुख्तलिफ होना क्या है, वेरिएशंस हैं, और ये क्यों होती हैं, इसकी रीज़न्स क्या है, ये सारी बातें हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 22 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 23। नाम क्या है इसका, बायो टेक्नोलॉजी। आपने अगर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपको याद हो तो उसमें आपने एक बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच डिस्कस की थी। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे
कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ कि एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, उनकी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है और उनसे ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हों। जिस तरह से इंसुलिन की प्रोडक्शन और बाकी हमारे पास जो ड्रग्स या मेडिसिन्स हैं उनकी प्रोडक्शन, ये बेस्ट एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का। तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे 23 चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 24। नाम क्या है इसका? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी आपने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। एवोल्यूशन इर्तिका को कहते हैं जिसमें जानदार जो है एक सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। याद रखें कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो भी लाइफ या जो भी जानदार आज दुनिया में मौजूद हैं, ये जब दुनिया बनी है उस वक्त से मौजूद नहीं है, बल्कि जब दुनिया बनी थी उस वक्त बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो जानदार क्या होते गए, मॉडरेट होते गए, अपनी फॉर्म्स और शेप्स कन्वर्ट करते गए टाइम के साथ साथ, और उन जानदारों से नए जानदार बनते गए। और वो प्रोसेस जो इन सिंपलर जानदारों से कॉम्प्लेक्स जानदार बना रहा है उसे एवोल्यूशन कहते हैं। और इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 में। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं, डार्विन की हैं, लामार्क की हैं, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और याद रखेंगे एवोल्यूशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 25। नाम क्या है जी इसका? इको सिस्टम। देखें, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इको एनवायरनमेंट को कहते हैं, सिस्टम को। इको सिस्टम ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में। इको सिस्टम क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप जो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान और उनके माहौल के दरमियान पाया जाए, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 25 में कि किस तरह से जानदार एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से फ़ायदा लेते हैं। इसको इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 26। नाम क्या है जी इसका? सम मेजर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में मैंने बताया था कि एक एनवायरनमेंट में मौजूद जानदारों का आपस में ताल्लुक़ और उसके एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ क्या है? इकोसिस्टम। अब कहते हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 26 में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि इस तरह के मेजर इकोसिस्टम कौन से हैं दुनिया में, मतलब बड़े बड़े इकोसिस्टम दुनिया में कौन से हैं। आपको बताते चलें, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, मतलब वाटर इकोसिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, और उसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। तो बड़े बड़े इकोसिस्टम जो है, और वहाँ पर मौजूद लाइफ, वहाँ पर पौधे किस तरह के पाए जाते हैं, जानवर किस तरह के पाए जाते हैं और वो किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 26 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 27 चैप्टर। नाम क्या है जी इसका? मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल। तो याद रखें स्टूडेंट कि इस चैप्टर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंसान का उसके माहौल से क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहा है और बाकी बेनिफिट्स हासिल कर रहा है, मतलब शेल्टर, साया, जिस तरह हैबिटेट भी आप कहते हैं, और किस तरह से वो अपने माहौल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरह से हम इस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द वाटर पोल्यूशन, अबाउट द एयर पोल्यूशन, एसिड रेन एट्सेट्रा। हर चीज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन चैप्टर नंबर 27 में। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास टोटल 13 चैप्टर 15 से 27 तक। ये हम सेकेंड ईयर में इन डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस में से होगा, और इसको हम 1 बाय 1 इसके टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करते जाएंगे। याद रखें
कि आपका ये सेकेंड ईयर का सिलेबस कॉन्सेप्चुअल है। फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा थ्योरी थी और उसमें मतलब आप याद कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब तक आपको समझ नहीं आएगी आपकी एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपके अच्छी तैयारी हो और अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।